नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 25 फरवरी 2023 और आज आपका जो है HCM CRPF का एग्जाम नहीं था। दोस्तों, जिस दिन एग्जाम नहीं होती है उस दिन हम अपने तरफ से आपको प्रैक्टिस सेट का वीडियो प्रोवाइड कराते हैं और आने वाले शिफ्ट में आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिल जाती है। अब तक जैसे आपने ग्रुप डी, SSC, GD, MTS वगैरह में देखा है, आशा करता हूं कि इस वीडियो से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं सभी प्रश्नों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। पहला प्रश्न जो यहाँ पे रखा गया है, कैथोलिक समाज के पोप जो होता है, जो मुख्य पादरी जैसे ही होता है, तो कैथोलिक समाज के जो पोप हैं उसकी 31 दिसंबर 2022 को निधन हो गया। तो इसका नाम क्या था? देखिए, पोप से कई बार आप SSC के अगर एग्जाम देते हैं तो आप क्वेश्चन अटेंड किए होंगे। तो इसका निधन हो गया तो ये इंपोर्टेंट बन जाता है ये क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पे पोप बेनेडिक्ट 16वें, ऐसे ऑप्शन में सब पोप बेनेडिक्ट ही रहेगा, लेकिन ये आगे का जो नंबर है ना, 16वें, 15वें, 14वें, 13वें ऐसे कर देते हैं। तो 16वें आपको याद रखना है कि इनकी निधन हो गया है। दिल्ली सल्तनत पे जो है शासन अवधि 1211 से लेकर 1236 तक किस जो है शासक का रहा था? तो ये आपको जो है बताना है। देखिए, दिल्ली सल्तनत से सब दिन शासन के अवधि क्रम से या फिर दिल्ली सल्तनत के एक शासक से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था। और यहाँ पर मैं उसमें हम अलाउद्दीन खिलजी वंश के शासक के बताए थे। यहाँ पर हम गुलाम वंश के इल्तुतमिश के बारे में बताने वाले हैं, जिसके शासन अवधि 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक रहा था। गुलाम वंश की स्थापना जो है ये 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था और जब ऐबक की मृत्यु हो जाती है 1210 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद आराम शाह वगैरह छोटे मोटे शासक आए, लेकिन वो लोग जो है सक्सेस नहीं कर पाए। इसके बाद इल्तुतमिश जो है इनके मेन शासक हुए कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद। इल्तुतमिश जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था और गुलाम भी था। पहले यही होता था कि जो मतलब राजा महाराजा हुआ करते थे तो उनके गुलाम ही अधिकांश जो है उत्तराधिकारी हुआ करते थे। मतलब सल्तनत काल की बात बता रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका तुर्कान ए चिहलगानी, एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुर्कान ए चिहलगानी दल का गठन कौन किया है? तो ये आपका किए थे इल्तुतमिश ने। इसके अलावा कुतुब मीनार का जो है निर्माण का जो नींव यानी शुरू जो किए थे, ये तो आपका ऐबक साहब किए थे, लेकिन ये बीच में ही चले गए ऊपर, है ना। तो ये इसका काम जो है अधूरा रह गया, पूरा नहीं बना पाया था। तो इल्तुतमिश ने इनका निर्माण कार्य पूरा करवाया। फिर बाद में तुगलक वंश के शासक ने भी इनमें जो है फिर से पुनर्निर्माण करवाया, मतलब फ्लोर वगैरह बढ़वाए, ठीक है। तो प्रथम शासक जो है इस वंश के रजिया, ये भी इल्तुतमिश के पुत्री हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है, ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखना, ठीक है। ये पता नहीं अच्छे एग्जाम में भी पूछ देता है, पता नहीं ज्ञानर को क्या मिलता है इससे। अगला एक प्रश्न, गीता प्रतिदिन पढ़कर सोने जाती है, इस जो है इस वाक्य में किस क्रिया का उदाहरण दर्शाया गया है? देखिए, आपके एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न काफी आ रहे हैं हिंदी के सेक्शन से, है ना। तो गीता प्रतिदिन पहले पढ़कर सोने जाती है, तो पहले पढ़ना काम होता है, फिर दूसरा काम होता है। तो जब दो क्रिया एक क्रिया के तुरंत बाद दूसरी क्रिया हो तो पहले क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है, ठीक है। इसमें कर शब्द लिखा रहेगा, जैसे मोहन खाकर खेलने गया, गीता पढ़कर सोने गई, है ना। तो इस प्रकार से आप पहचान लेंगे तो ये पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण हो गया, तो ये पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और ऑप्शन है यहाँ पे, मोहन खाकर खेलने गया, ये भी पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है, खेलना, ठीक है। खाना, हाँ, खाना। इसके अलावा एक प्रश्न है कि किस राज्य ने बजट 2023 में बच्चों के लिए अलग से राशि आवंटित किया है? इंडिया का प्रथम राज्य बना है, जिस प्रकार से आपने देखा कि जातिगत जनगणना कराने वाला जो है प्रथम राज्य आपका बिहार बना है और इस पे क्वेश्चन आया, है ना। उसी प्रकार से चाइल्ड के लिए अलग से धन आवंटित करने वाले, अपना बजट में पेशकश करने वाले, बच्चों के लिए, बच्चों पे अलग जो है राशि खर्च करने की बात कहने वाले जो राज्य है, ये है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बच्चों के लिए अलग से बजट निकाला गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं ये शिवराज सिंह चौहान है, इससे पहले जो है आपका कमलनाथ बाबा थे, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, कमलनाथ बाबा कांग्रेस से हैं और ये शिवराज सिंह बाबा जो है ये आपका बीजेपी से है। राज्यपाल जो है
मंगू भाई पटेल साहब हैं, तो है ना, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा खजुराहों का मंदिर, ये भी आपका कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। अगर आपसे पूछ ले कि कौन बनवाया था, तो चंदेल शासक ने बनवाया था, चंदेल शासक ने बनवाया था क्या, खजुराहों का मंदिर। इसके अलावा खजुराहों का मंदिर किस शैली में है, तो नागर शैली में है, नागर शैली में है खजुराहों का अधिकांश मंदिर, ठीक है। इसके अलावा नागर शैली पकड़ने का एक और तरीका आपके पास होना चाहिए कि जो नॉर्थ इंडिया की मंदिर है, बाय डिफॉल्ट में आप याद रखेंगे कि नागर शैली, और जो साउथ इंडिया की मंदिर या फिर कंस्ट्रक्शन वगैरह हैं तो इसे याद रखेंगे द्रविड़ शैली, ठीक है। इसके अलावा जो सांची का स्तूप है, इसे बनाने का काम अशोक ने करवाया था, मौर्य राजा अशोक, और ये भी मध्य प्रदेश में। अशोक को जो है देवनाम पियदसी कहा जाता है, और अशोक के शिलालेख को जो पढ़ा था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, तो जेम्स प्रिंसेप जो है अशोक के शिलालेख पढ़ने में सफलता सर्वप्रथम प्राप्त किया था। अशोक बौद्ध धर्म को अपनाए थे, 261 बीसी में कलिंग युद्ध जो है इनसे संबंधित रहा, और ये बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त से लिया था। ये सभी बात को ध्यान रखेंगे। राजा अशोक के बारे में, बौद्ध धर्म से खासा लगाव था इनका, इन्होंने अपने बेटा और बेटी को श्रीलंका भी भेजे थे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु। इसके बाद कंदरिया महादेव मंदिर, ये भी आपका जो है कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के अंदर है। भीमबेटका का गुफा, ये भी यूनेस्को के अंदर शामिल है, हाँ शामिल है, ये भी मध्य प्रदेश में है। धुआंधार जलप्रपात, ये आपका नर्मदा नदी पर है, भेड़ाघाट जबलपुर के पास, ये भी मध्य प्रदेश में है। संजय नेशनल पार्क, ये भी मध्य प्रदेश में है। लेकिन संजय नेशनल पार्क में एक बात और याद आप रखेंगे, अगर संजय गांधी नेशनल पार्क कर दिया तो मध्य प्रदेश नहीं मारना है, ठीक है। संजय गांधी नेशनल पार्क अगर हो गया तो फिर महाराष्ट्र हो जाएगा। संजय गांधी नेशनल पार्क जो है महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। खाली संजय कहेगा तब आपका होगा जो है मध्य प्रदेश के अंदर, तो ये अच्छे से ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कान्हा नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क, ये सभी मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा जो आपका कूनो नेशनल पार्क है, आपको याद होगा नामीबिया से चीता आया, ठीक है, इस पे तो सॉन्ग भी बन चुका है। तो ये नामीबिया से जो चीता आया है, ये आपका कूनो नेशनल पार्क में ही छोड़ा गया है, ताकि चीतों के जो है संख्या में बढ़ोतरी हो सके। अगला जो हमारा प्रश्न है कि खेल क्षेत्र में प्रतिष्ठित पुरस्कार द्रोणाचार्य पुरस्कार में कितनी रकम दी जाती है। देखिए 2 दिनों से जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, आज मैं इसको लपेट ही दूंगा। आज जो है इससे संबंधित आपको कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, चाहे करंट में पूछे एनिशिएंट में पूछे। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार में जो है पहले 5 लाख रुपया दिया जाता था, लेकिन अब इसकी रकम बढ़ा के जो है 7.5 लाख रुपया कर दिया गया। 75,000 का हो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 7.5 लाख है, सही है, 7.5 लाख रुपया दिया जाता है। इसके अलावा साथ में एक कांस्य प्रतिमा तथा एक प्रमाण पत्र, और जो पारंपरिक जो परिधान होता है, जो पहनावा होता है, जो ड्रेस होता है, वो भी दिया जाता है। तो इतने चीज दिया जाता है, ये सभी याद रखेंगे। अगर आपको याद हो जीडी में पूछा गया था कि भाई साहित्य अकादमी पुरस्कार में कितनी रकम दी जाती है, मैंने कहा था भैया 1 लाख रुपया, और जो साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड है उसमें 3 लाख रुपया। लेकिन एक बच्चे ने कमेंट करा सर कि खाली 1 लाख रुपये नहीं थे, 1 लाख रुपये के साथ साथ ताम्रपत्र, 1 लाख रुपये के साथ साथ चांदी का पत्र, 1 लाख रुपये के साथ साथ ये मतलब कुछ और। तो इस प्रकार से तो जानकारी पूरी होनी चाहिए, इसीलिए 1 लाख रुपए के साथ साथ जो है आपका ताम्रपत्र, और इसके अलावा जो है जो मतलब पारंपरिक परिधान होता है, जो पहनावा होता है, उन पुरस्कार के लिए वो दिया जाता है, और कांस्य की प्रतिमा दिया जाता है, और 7.5 लाख रुपया द्रोणाचार्य पुरस्कार के अंदर दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में हुआ था, और इसकी सबसे बड़ी जो बात है ये है खाली प्रशिक्षक को दिया जाता है, ये किसी खेलते हुए खिलाड़ी को नहीं दिया जाता है। इसके अलावा जो 2022 के लिए द्रोणाचार्य दिया गया है, ये 3 आदमी को लाइफ टाइम अचीवमेंट के श्रेणी में दिया गया है, और 4 आदमी को साधारणतः दिया गया है, जिसमें एक जीवन जोत सिंह तेजा है। इसके अलावा श्री मोहम्मद अली काम मुक्केबाजी, अच्छा मोहम्मद अली जी मुक्केबाजी। इसके अलावा सुश्री सुमा सिद्धार्थ सुरूर पैराशूटिंग, सुजीत मान कुश्ती, ठीक है। भगवंत मान के कोई मतलब भगवंत मान जैसे याद आप रख सकते हैं, पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं, तो वैसे ही आप सुजीत मान को साथ में याद रख सकते हैं कि भाई द्रोणाचार्य मिला है ना। द्रोणाचार्य पुरस्कार का जो आधार श्रेणी में है दिनेश जवाहरलाल, ये कल तीनों शिफ्ट में पूछा गया इनसे क्वेश्चन, और ये इनसे जो रिलेटेड है क्रिकेटर, ये है आपका रोहित शर्मा।
रोहित शर्मा के कोच रह चुके हैं दिनेश जवाहरलाल, इनको जो है लेफ्टिनेंट दिया गया है। बिमल प्रफुल्ल घोष और श्रीराज सिंह बच गए हैं दोस्त, है ना। तो बिमल प्रफुल्ल घोष देख लीजिए फुटबॉल में है, और इसके कोच किसके हैं ये भी आप पता कर लेंगे। श्रीराज सिंह जो है ये कुश्ती में है, ठीक है। अपने तरफ से पूरे कमर कस के एग्जाम के अंदर जाना है। इसके अलावा भारत में सबसे विस्तृत सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है ये कौन सा है। देखिए कल धौलावीरा को 2 बार पूछा गया, ठीक है, इसीलिए मैं ये प्रश्न रखा हूं। तो राही की गढ़ी जो है ये भारत में सबसे बड़ा विस्तृत स्थल है क्षेत्रफल के हिसाब से, जो हरियाणा के अंदर स्थित है, ठीक है। इसके अलावा सिंधु घाटी से का जो सबसे बड़ा नगर है ओवरऑल ये आपका मोहनजोदारो है, जो आपका पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। इस पे पिक्चर भी बन चुके हैं, आपने देखे भी होंगे जैसा मैं मानता हूं। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जो स्थल है ये आपका धौलावीरा है। धौलावीरा आपका जो है गुजरात के अंदर है, और ये जो है यूनेस्को में शामिल किया गया है धौलावीरा को 2021 में, और ये लास्ट साइट है जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया है। मीन 40वें साइट है, क्योंकि 40 ही साइट है। आज मैंने यूनेस्को के ऊपर एक मास्टर वीडियो जो 12 मिनट की है, 12 मिनट में आपके जब तक एग्जाम देंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम, एक भी क्वेश्चन अगर यूनेस्को से छूट जाए, हाँ आंद्रे ओजोलो बदल जाएगा तब जो है आपको देखना है करंट से, बाद बाकी जब तक ये नहीं बदलता है तब तक एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा जी। तो देख लीजिएगा, ठीक है, काम आएगी सभी एग्जाम में, एसएससी को बहुत पसंद है यूनेस्को। इसके अलावा जो है आपका भारतीय पुरातत्व शास्त्र के जो पितामह कहा जाता है, यानी भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, ये आपका अलेक्जेंडर कनिंघम साहब है, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारत का सबसे दक्षिणी छोर है जो सिंधु घाटी स्थल है, ये दैमाबाद है, जो आपका महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। दक्षिणी छोर महाराष्ट्र का, आपको लगेगा कि भाई महाराष्ट्र तो जो है पश्चिम में है, तो फिर दक्षिणी साइड कैसे हो गया। तो भाई ऐसा थोड़ी है कि इंडिया जितना बड़ा है वहां तक सिंधु घाटी सभ्यता फैला था, ऐसा नहीं है ना। तो सिंधु घाटी के अपने जहां तक फैलाव है उसमें सबसे दक्षिणी साइड महाराष्ट्र के दैमाबाद है, समझ की फर्क है, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे उत्तरी साइड है ये आपका मांड्रा है जो जम्मू कश्मीर में है, और दक्षिणी बता ही दिए दैमाबाद है ना। पश्चिमी आपका सुरकोतदा है जो पाकिस्तान के है, और पूर्वी जो है ये आलमगीरपुर है ना, ये आपका कहां पे है, यूपी के अंदर है। तो चारों पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी साइड इसके याद रखेंगे। इसके अलावा पतन नगर जो है, पतन मतलब जी आपका जो ये होता है बंदरगाह, है ना, तो ये आपका लोथल और सुरकोतदा में है। तो सुरकोतदा पाकिस्तान में है, लोथल इंडिया में, इसलिए लोथल ज्यादा पूछा जाता है। लोथल किस नदी के किनारे है, ये रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये भोगवा नदी के किनारे है ना। और सबसे बड़ा बात की लोथल कहां पर है भाई, तो गुजरात में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कालीबंगा राजस्थान में, ये दोनों ज्यादा पूछते हैं कि कहां पर है। इसके अलावा यह किस प्रकार की सभ्यता थी, तो नगरीय सभ्यता थी, सुनियोजित शहरी सभ्यता। लिपि कैसा था, तो भाव चित्रात्मक, चित्र के जैसा इनके लिपि थे, लेकिन इनको जो है पढ़े नहीं गए हैं, ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। सोना, तांबा, चांदी वगैरह इन सब से प्रचलित थे, लेकिन लोहा से प्रचलित नहीं थे, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। सबसे पहले जौ के उत्पादन यही किए थे, है ना, मुख्य खाद्य था इनका, है ना। इसके अलावा कपास की खेती भी सर्वप्रथम सिंधु घाटी के सभ्यता में देखने को मिला है, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 में इंग्लिश के लिए किसे दिया गया था, देखिए हिंदी वाला पूछा गया है, इंग्लिश वाला शेष है, तो इंग्लिश में जो है अनुराधा राय को दिया गया है। साहित्य अकादमी पर भी हम एक फुल फ्लेज वीडियो 10 मिनट का बना दिए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। मुझे जो लगता है जो टॉपिक कॉमन है, लगभग मैं सारे टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूं जी, पेज पे जाके आप देख सकते हैं। हिंदी में जो है बद्री नारायण को दिया गया है, असमिया में मनोज कुमार गोस्वामी को दिया गया है। इसके अलावा गोस्वामी जो आपका टाइटल है ना जी, ये असम वगैरह में होता ही होता है, जैसे आपने जतीन गोस्वामी का नाम सुना होगा। जतीन गोस्वामी साहब जो है ये आपके सतरिया नृत्य से संबंधित है, जो असम के हैं, तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं गोस्वामी वाले में, है ना। कोंकणी में माया को दिया गया है। इसके अलावा साहित्य अकादमी पुरस्कार कुल 24 भाषा में दिए जाते हैं, जिसमें 22 तो आपका संवैधानिक भाषा है, एक इंग्लिश है और एक आपका राजस्थानी है। राजस्थानी को अभी तक संविधान में अटैच नहीं किया गया है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे ऐसा कौन सा विदेशी भाषा है जो संविधान में अटैच है, भाई तो नेपाली भाषा है ना, नेपाल के हैं लेकिन अटैच हैं। इसके अलावा हिंदी भाषा में सर्वप्रथम किस राइटर को जो है दिया गया था साहित्य अकेडमी, तो ये आपका चतुर्वेदी जी, माखनलाल चतुर्वेदी जी को जो है मिला था, ठीक है। इसके अलावा इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए की राशि, ताम्रपत्र व शॉल दिया जाता है। और अभी मैंने बात करा, इसमें एक और पुरस्कार होता है फेलोशिप अवार्ड, साहित्य अकादमी के अन्य जो है पुरस्कार का रूप है, तो उसमें 3 लाख रुपया दिया जाता है। एक प्रश्न हमने यहाँ पे रखा है, 29 का जो 6 पार्ट है ना, है तो ऐसे 8 पार्ट, लेकिन जो 6 पार्ट है मेन, वो आपको काफी अच्छा खासा परेशान कर रहा है एग्जाम के अंदर, काफी बार क्वेश्चन फंस रहे हैं। तो जो 19 वाला आर्टिकल है ना, उसको आपको अच्छे से देख लेना है। तो यहाँ पे हमने रखा है क्वेश्चन कि किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी भूभाग पर निवास करने का अधिकार प्राप्त है। अब देखिए इस फोटो में आप देख लीजिए, इसमें 6 आर्टिकल है,
ठीक है। तो जो 19 के एक का ए है ना, तो सबसे पहले तो 19 है, इसमें है ए, अब इसमें है ए, एक का बी, इस प्रकार से चलता है, ठीक है जी, है ना। तो ये जो है आपका 19 का जो ए है, ये है आपका वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। जैसे आप बोल चाल लेते हैं, आप बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, है ना। तो ये सब आप 19 के एक के ए में मिलता है। बी में मिलता है आपका शांतिपूर्ण ढंग से सम्मेलन वगैरह करने का अधिकार। सी में मिलता है सहकारी समिति बनाने का अधिकार। डी में मिलता है किसी भी राज्य क्षेत्र में संचरण का अधिकार, यानी घूम वगैरह सकते हैं, जा सकते हैं, है ना। इसके अलावा भारत में कहीं भी निवास करना जो है 19 के एक के ई में मिलता है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक प्रश्न यहाँ पे मैंने रखा है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व दूसरा सर्वाधिक कम है? सबसे अधिक कम नहीं, सर्वाधिक दूसरा कम जनसंख्या घनत्व। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व हो गया जी बिहार का, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व हो जाता है जी आपका किसका? अरुणाचल प्रदेश का। लेकिन यहाँ पे सबसे कम नहीं पूछा गया है, सेकेंड सबसे कम पूछा गया है, तो मिजोरम आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कम से कम 3 हर हालत में याद रखना चाहिए आपको, 3 सबसे कम अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, 3 सबसे अधिक बिहार, पश्चिम बंगाल, और तीसरा कौन है भाई? केरल, है ना। तो तीनों ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न, जैसे कि अभी आपने देखा कि हाइगेंस का नियम पूछा था, है ना, हाइगेंस का नियम पूछा था, है ना। इसके अलावा आपका हुक का नियम नहीं पूछा था जी, एक और पूछा था, कुलाम का नियम पूछा था। तो ये सबको देखते हुए मैं यहाँ पे नियम 2-3 रख लिया हूँ। आई होप कि यहाँ से क्वेश्चन आए। प्रत्यास्था सीमा, प्रत्यास्था मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी वाले गुण होते हैं ना, इलास्टिसिटी, जो लचक होती है ना। रबर वगैरह आप देखे होंगे ना, इलास्टिक, वो आप पेंट खरीदने जाते हैं ना भाई, एकदम स्ट्रेचेबल है कि नहीं, है ना, इस प्रकार से। तो जो प्रत्यास्था सीमा के अंतर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, यह कौन से नियम का सिद्धांत है? तो ये जो है आपका हुक के नियम से, नाम से जैसे पढ़ते हैं तो समझ में आ जाता है कि हुक का नियम होगा, ठीक है। इसके अलावा 2 आवेश, आवेश से संबंधित है जी कूलम का नियम। अगर आपको नहीं याद है और एग्जाम में पूछा गया तो कूलम का नियम आवेश से संबंधित है, बस इतना मोटा मोटा याद रखें, है ना। इसके अलावा तरल पर जो फोर्स लगाता है, कोई भी लिक्विड पे जो फोर्स लगाता है उसका टोटली इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपने हाइड्रोलिक, जो आपका ये बड़े बड़े ब्रिज बनते हैं, घर 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 ऐसे गड्ढा खोदता रहता है ना, क्रेन टाइप का, उसमें जो ऐसे सूर टाइप का या फिर पत्थर वगैरह तोड़ते रहते हैं, तो वो जो है इसमें हाइड्रोलिक का जो क्या जो है सिद्धांत कार्य करता है ना। और हाइड्रोलिक टेलारी वगैरह भी आपने गांव घर में देखा होगा, सीधे ऐसे उठा देते हैं, पूरा सामान गिर जाता है भाई साहब, है ना। तो इतनी ताकत कहां से आती है? तो ये नियम जो है आपका पास्कल के जो नियम है ना, उसी पे सब काम करता है। तो ये आप समझ जाएंगे, है ना। ये इतना बड़ा किसको याद होगा? तो इससे जो है तो लॉजिक तरीके से समझा जा सकता है भाई, है ना। इसके अलावा प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होगा। जैसे आप चप्पल जूता पहने और जमीन में मारो जोर से, है ना, तो जितना ही जोर से मारोगे उतना ही चोट आपको लगेगा। तो ये आपका न्यूटन के तृतीय नियम है। या फिर कोई एक बॉल है, जितना जोर से आप पटको उतना ही ऊपर भागेगा, तो ये क्या है? न्यूटन के थर्ड नियम है। न्यूटन ने कितने नियम दिए थे गति के? तो 3 नियम दिए थे। पहले को जड़त्व का नियम कहते हैं। जैसे आप बस में बैठे हैं, बस स्टार्टअप लिया, तो किधर की तरफ झुकोगे? किधर की तरफ झुकते हो, है ना? पीछे की तरफ। अब जब जैसे ही बस जो है चल रही है, अचानक रुक गई, चल रही है, अचानक रुक गई, तब कहाँ झुकते हैं? आगे की तरफ। इस प्रकार से जो है ये जड़त्व का नियम है। शायद उल्टा हो गया जी, हाँ देख लीजिएगा, है ना। जड़त्व में ब्रेक लगेगा तो आगे की तरफ, है ना, आगे की तरफ हो जाता है ना। ब्रेक लगता है तब आगे की तरफ, और चलता है तो पीछे की तरफ, ठीक है, उल्टा हो गया था। इसके अलावा ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है, ना ही विनाश। ये कौन से सिद्धांत है? तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, ठीक है। पास्कल के सिद्धांत पे जो हाइड्रोलिक टेलर ब्रेक वगैरह काम करता है, ये लिखा गया है और कुछ नहीं। इसके अलावा अमेरिकी ओपन, जैसे अभी ईगा स्वीटेक को पूछा गया था, अगर आपको याद हो, आप एनालिसिस फॉलो करते हैं, तो ईगा स्वीटेक को पूछा गया था कि जो अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 जो नवंबर दिसंबर में हुआ था पिछले साल, तो इसमें महिला एकल के विजेता कौन है? तो महिला एकल के थे ईगा स्वीटेक। अब पुरुष एकल अभी संरक्षित है पूछे जाने के लिए, तो पुरुष एकल का है कार्लस एल्कारेज, ठीक है। कार्लस एल्कारेज जो है ये आपका अमेरिकी ओपन में पुरुष एकल के विजेता है, महिला में जो है ईगा स्वीटेक है, ठीक है। इसके अलावा टेनिस के 4 महाकुंभ वाली प्रतियोगिता होता है ना। तो ये कौन कौन सा होता है? वैसे तो करोड़ों प्रतियोगिता होता है, लेकिन जो बड़े बड़े हैं, है ना, ग्रैंड स्लैम,
तो ये जो है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, अमेरिकी ओपन, ठीक है। तो ये जो है यहां से क्या क्वेश्चन आता है, मैं इसे क्यों रखा हूं, यहां से क्वेश्चन आता है कि भाई कौन सी प्रतियोगिता किस कोर्ट में खेले जाते हैं, क्योंकि एक जैसे कोर्ट में नहीं खेले जाते हैं, ठीक है। तो ये फ्रेंच ओपन जो है ये आपका क्ले कोर्ट में खेला जाता है, क्ले कोर्ट में। इसे रोनाल्ड गैरोस भी कहा जाता है, ठीक है, रोनाल्ड गैरोस ट्रॉफी भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे क्योंकि इसी के नाम पे ये स्थापना, मतलब ये शुरू करने का श्रेय इसी को दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा विंबलडन जो है ये आपका ग्रास कोर्ट में खेला जाता है, घास के मैदान में खेला जाता है, ठीक है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएसए ओपन ये हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भैया इन चारों में तो 3 देश का नाम दिख रहा है, एक तो फ्रेंच दिख रहा है मतलब फ्रांस से, एक ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है मतलब ऑस्ट्रेलिया से, एक यूएसए दिख रहा है मतलब अमेरिका से, इस विंबलडन में कौन से देश का ज्यादातर हाथ होता है, इसमें तो कुछ नाम ही नहीं है, विंबलडन पता नहीं चल रहा है, तो भाई इसमें इंग्लैंड का नाम होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा वर्ष 2022 के सर्वश्रेष्ठ टेनिस खिलाड़ी जो घोषित किया गया है ना, ये आईटीएफ, ये आपका जो है राफेल नडाल को पुरुष में और महिला में ईगा स्विटेक को घोषित किया गया है 2022 के लिए। जिस प्रकार से क्रिकेटर ऑफ द ईयर होता है ना जी, उसी प्रकार से टेनिस ऑफ द ईयर समझिए, है ना। तो पुरुष में आपका राफेल नडाल और महिला में ईगा स्विटेक, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 42वां संविधान संशोधन में कौन सा चीज नहीं जोड़ा गया था, देखिए क्वेश्चन का फॉर्म बहुत अच्छा है ना। तो जो जोड़े गए थे वो याद रखेंगे, तो जो नहीं जोड़ा गया था अपने आप याद हो जाएगा ना। तो जो जोड़ा गया था अखंडता है, पंथ निरपेक्षता है, समाजवादी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा संविधान में 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य भी 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे जोड़ा गया था, शिक्षा को संवर्ती सूची में लाया गया था, ठीक है। इन सब कृत्यों के लिए जो है 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान का दर्जा भी दिया गया है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य को कहां रखा गया, आर्टिकल 51 के 1 भाग 4 के में। अभी वर्तमान में कितने 11 है, लास्ट वाला कौन सा है जी, शिक्षा वाला, कब जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। ये सभी बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक प्रश्न है हमारा कि जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। जैसे आप 1919 का जो है चेम्सफोर्ड योजना, चेम्सफोर्ड जानते ही माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड, तो इससे पता लगा सकते हैं। रॉलेट एक्ट बिना अपील बिना दलील का कानून था, मतलब किसी पे शक हुआ पकड़ के जेल ले चलो, है ना। तो इसी का जो है, इसी में कुछ नेता को पकड़ लिए थे जिसके विरोध में जो है जालियांवाला बाग में हम बैठ के शांतिपूर्ण ढंग से मशवरा सलाह करे, तभी गोली चलवा दिया जनरल ओ डायर ने, है ना, और बहुत से आदमी मर गए, जिसे जालियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को घटा था जालियांवाला बाग, जो अमृतसर में है वहां पर। देखिए जनरल डायर को फिर बाद में उधम सिंह ने जो है ऊपर भेजा था, है ना, ये बहुत अच्छा काम हुआ था। जालियांवाला बाग हत्या की जांच के लिए एक हंटर कमेटी का गठन किया गया था, ये भी इंपोर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। रॉलेट एक्ट और हंटर कमेटी, काफी चौरा चोरी हत्याकांड, ये सब जो है एक जनरल को जो है बहुत पसंद आता है। इसके अलावा एक हंटर आयोग का गठन हुआ था जी 1882 के समय पे, है ना। लॉर्ड रिपन था उस समय, और ये शिक्षा से संबंधित है, प्राथमिक शिक्षा से, ठीक है। तो इन दोनों में थोड़ा सा खासा अच्छा खासा फर्क है, लेकिन नाम सुनने में एक ही जैसा लग रहा है। प्रत्यास्था ये तो बता ही दिए थे। इसके अलावा सुशासन दिवस किस प्रधानमंत्री के जन्मदिन पे मनाया जाता है, देखिए अटल बिहारी वाजपेयी साहब से काफी क्वेश्चन आ रहा है। इससे पहले हमने रोहतांग दर्रा को रिलेट किए थे वाजपेयी साहब के साथ। इसके अलावा कल पूछा गया था झारखंड, छत्तीसगढ़ और आपका उत्तराखंड जब विभाजित हुआ था तब जो है प्रधानमंत्री कौन थे, है ना। तो आज सुशासन दिवस जो है अटल बिहारी वाजपेयी साहब के जन्मदिन पे 25 दिसंबर को मनाया जाता है। हालांकि ये क्वेश्चन जीडी में पूछा भी गया है। 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन मनाया जाता है, किसान दिवस, है ना, और ये भी भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है, और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को विकलांग दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नेवी दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, और उसी दिन जो है आपका अल्फ्रेड नोबेल साहब की मृत्यु हुई थी। इसी कारण 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है। तो दोस्तों ये थे कुछ हमारी तरफ से सुझाए गए प्रैक्टिस सेट का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।